Hello students, this is your 19th lecture of Material Science and 4th lecture of Unit 3। अब बाकी जो लेक्चर हैं वो सभी हीट ट्रीटमेंट्स के ऊपर ही हैं, तो हम डिटेल में हीट ट्रीटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट होते क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली हीटिंग ए मेटल और अलॉय ऑफ टू वेरियस डेफिनेट टेम्परेचर्स, यानी कि किसी भी मेटल और अलॉय को एक डेफिनेट टेम्परेचर तक हीट करना है। वो डेफिनेट टेम्परेचर क्या है? वो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है। होल्डिंग दीज फॉर वेरियस टाइम्स, और अलग अलग टाइम पर तक उनको होल्ड करना, टाइम ड्यूरेशन तक। एंड कूलिंग एट वेरियस रेट्स, यानी अलग अलग कूलिंग रेट से उन्हें कूल करना। तो उसको, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीट ट्रीटमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग डिटरमाइन नॉट ओनली द नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट which determine the properties of the metal or alloy but also the grain size। तो सिर्फ मेटल उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करना ही नहीं होता, उसके ग्रेन साइज को भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है? टू रिमूव और रिवील स्ट्रेन और स्ट्रेसेस इंक्लूडेड बाय कोल्ड वर्किंग और नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग। हमने कई बार लोड अप्लाइड किया, कभी कंप्रेसिव लोड, कभी टेंसाइल लोड, उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं किसी मटेरियल में। तो उनको रिमूव करने के लिए एक अलग तरह का स्पेशल पर्पस ट्रीटमेंट दिया जाता है, हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं उसे। और हीट ट्रीटमेंट भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। टू इंक्रीज स्ट्रेंथ और हार्डनेस ऑफ द मटेरियल फॉर इम्प्रूव्ड वियर रेजिस्टेंस हार्डनिंग, इसके लिए भी हम क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है? एनीलिंग। अभी एनीलिंग क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बट मशीनेबिलिटी क्या है? मशीनेबिलिटी होती है एबिलिटी टू बी मशीन्ड, यानी कि किसी भी मटेरियल की उसके मशीनिंग होने की जो एबिलिटी है उसे हम मशीनेबिलिटी कहते हैं। मशीनेबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मटेरियल को अगर हम मशीन कर रहे हैं तो जब जो हम डिज़ायर डायमेंशंस चाहते हैं उसमें, उसी डायमेंशंस में वो आ जाए, उसका सरफेस रफनेस बहुत कम हो, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा हो, उसका जो एक्यूरेसी है वो अच्छा हो, उसकी प्रिसीजन अच्छी हो, और जिस टूल से हम मशीन कर रहे हैं वो टूल भी जल्दी ख़राब ना हो, उसे मशीन करने में टूल की लाइफ ज़्यादा हो। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं कि जो मटेरियल है वो उसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा है। तो मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट ट्रीटमेंट, एनीलिंग। टू सॉफ्टन द मटेरियल, मटेरियल को सॉफ्ट करने के लिए। सॉफ्ट इन टर्म्स हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस होती है रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑन सरफेस। सरफेस पे जो पेनिट्रेशन होता है उसका जो रेजिस्टेंस करता है मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं। अब हार्डनेस को कम करना क्या होता है? सॉफ्टनेस। टू डिक्रीज हार्डनेस एंड इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस। अब डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज़ बेसिकली द टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसकी वजह से हम मटेरियल को खींच के उसके वायर्स बना सकते हैं। टफनेस क्या होती है? टफनेस मतलब उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। अब मेन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? जो मेन प्रोसेस हैं वो होते हैं एनीलिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, क्वेंच हार्डनिंग, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग, कार्बन नाइट्राइडिंग, एज हार्डनिंग एंड आयन नाइट्राइडिंग। अब ये सभी क्या होती हैं? इनको एक एक करके हम डिटेल में यहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मेन पर्पस ऑफ इंक्लूड ये हैं। तो अभी प्रोसेस इंक्लूड है, लेकिन अभी हमारा जो वो पर्पस थे जो कि पिछली स्लाइड में चल रहे थे, 5 हमने पढ़ लिए थे, वो अभी आगे और कंटिन्यू है। टू इम्प्रूव द कटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टूल। टूल की हार्डनिंग क्यों की जाती है? ताकि उनकी कटिंग प्रॉपर्टीज़, कट करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट क्या है? टू चेंज और मॉडिफाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल सच एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कोरोसिव रेजिस्टेंस एंड हीट रेजिस्टेंस। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें चेंज करना है, घटाना या बढ़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए भी हम हीट ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ H2 गैस डिजॉल्व ड्यूरिंग पिकलिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच कॉज ब्रिटलनेस। अगर हाइड्रोजन गैस आ गई है बीच में, कास्टिंग के वजह से आ गई है चाहे वो, या
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से आ गई है या वेल्डिंग की वजह से आ गई है, जिसकी वजह से ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर कर सको। तो ये क्वेश्चन है ES 92 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डिक्रीज इन द स्टील आफ्टर क्वेंच हार्डनिंग। ठीक है, तो इसमें है ब्रिटलनेस, परसेंटेज एलोंगेशन और इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, जो TTT डायग्राम हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो TTT डायग्राम से क्या है, यहाँ पे इसके कर्व दिखाई दे रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्टेनाइट में क्या होता है, फास्ट कूलिंग होती है, मॉडरेट कूलिंग होती है और स्लो कूलिंग होती है। तो फास्ट कूलिंग होती है तो मार्टेनसाइट बनता है, मॉडरेट कूलिंग होती है तो बेनाइट बनता है, और स्लो कूलिंग होती है तो पेयरलाइट बनता है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट अगर हम कर दें तो लो टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्पर्ड मटेरियल बनता है। एट हाई टेम्परिंग में क्या बनता है, फेरोक्साइड बनता है। तो उसके बाद ऑस्टेनाइट से कोर्स पेयरलाइट, फिर फाइन पेयरलाइट, फिर एक्सट्रीमली फार पेयरलाइट, फिर एसिकुलर ट्रॉनसाइट और फिर मार्टेनसाइट बनता है। तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली डिपेंड्स ऑन क्वेंच हार्डनिंग, यानी कि जब हम क्वेंचिंग करने तो क्या होगा, जब हम क्वेंचिंग करेंगे तो हार्डनेस उसकी बढ़ जाएगी, तो इस इम्पैक्ट स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी, एलोंगेशन की जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगी, बट ब्रिटलनेस कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3 ओनली। तो B शुड बी इट्स आंसर। ओके, सो अब वी गोज टू नेक्स्ट स्लाइड। अब है CCD डायग्राम फॉर FEC सिस्टम। तो वो क्या होता है, ट्रिपल टी डायग्राम ही होता है। ट्रिपल टी डायग्राम इज लेस प्रैक्टिकल सिंस एन alloy हैज़ टू बी cooled rapidly at and then kept at a temperature to allow for respective transformation to take place। तो TTT डायग्राम जो है वो कम प्रैक्टिकल होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, CCT डायग्राम। यूजुअली मटेरियल्स आर cooled continuously, thus the continuous cooling transformation diagrams are appropriate। ओके, कौन सा डायग्राम, क्या वो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CCT डायग्राम, इज कंटिन्यूस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ओके, फॉर कंटिन्यूस कूलिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्शन टू बिगिन एंड एंड इज डिलेड। कंटिन्यूस कूलिंग में क्या होता है, जो टाइम रिक्वायरमेंट है किसी रिएक्शन को और बिगिन करने के लिए और ख़त्म करने के लिए, उसको हम डिले करते हैं। दिस द आइसोथर्मल, जो आइसोथर्मल कर्व्स होती हैं जहाँ मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आर शिफ्टेड टू लॉन्गर टाइम एंड लोअर टेम्परेचर। लॉन्गर टाइम की में शिफ्ट हो जाती है और टेम्परेचर क्या हो जाता है उसका, लो हो जाता है। मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल टी एंड CCT डायग्राम, नो स्पेस फॉर बेनाइट इन CCT। बेनाइट नहीं बनता है CCT डायग्राम में, एज कंटिन्यूस कूलिंग ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पेयरलाइट। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो, जो डॉटेड लाइन है वो ट्रिपल टी डायग्राम शो कर रही हैं, और जो कंटिन्यूस लाइंस हैं वो ट्रिपल टी डायग्राम शो कर रही हैं। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से कूलिंग में जो क्या होता है, रैपिड कूलिंग हो रही है। अब जो यहाँ पे जो डार्क लाइंस हैं वो CCT डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब A यानी कि ऑस्टेनाइट भी, B जो है, B वाला पार्ट जो है वो बनता है हमारा किस में, जिससे हम बेनाइट बोलते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम में बेनाइट बनता है। लेकिन जो हम CCT डायग्राम दिखा रहे हैं वो A और P वाले रीजन में ही ख़त्म हो जाती है, यानी ऑस्टेनाइट बन रहा है और पेयरलाइट बन रहा है, लेकिन बेनाइट के लिए उसमें कोई स्पेस नहीं होता है, बेनाइट उसमें नहीं बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक ट्रिपल टी डायग्राम में और
डबल सी वो टी सॉरी CCT डायग्राम है, कंटिन्यूस कूलिंग डायग्राम। सो डायग्राम हो गया। अब उसके बाद इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है, वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।